Hello student, our today's topic is magnetic force on the current carrying conductor in uniform magnetic field। तो हिंदी में बोले तो किसी धारावाही चालक तार पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल। ये क्लास 12th के चैप्टर 7 का टॉपिक है। क्लास 12th के चैप्टर 7 का टॉपिक है। क्या टॉपिक है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बोले तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक तार पर बल, किसी धारावाही चालक तार पर कौन सा बल? चुंबकीय बल। ठीक है, तो ये अपना आज का टॉपिक है। बात करें मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक कंडक्टर है जिसके अंदर अपन क्या फ्लो कर रहे हैं? करंट फ्लो कर रहे हैं, और उसको अपन ने कहाँ रख दिया? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा। सोच के देखना, स्टार्टिंग में अपन ने क्या करा था कि एक कंडक्टर है, जब इसमें करंट फ्लो करते हैं तो इसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो जाता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। सोचो, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो भी एक मैग्नेट है। तो मैग्नेट और मैग्नेट जब पास में आएंगे तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन। अगर सेम पोल आते हैं तो रिपल्सन लगेगा, और अगर अपोजिट पोल आएंगे तो क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। तो यहाँ पर इस कंडक्टर को जब अपन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो इसके ऊपर क्या लगने लग जाएगा? एक मैग्नेटिक फोर्स वर्क करने लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज होते हैं, भाई करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है? द चार्ज फ्लो, करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। अगर चार्ज फ्लो करेंगे मतलब आवेश गतिशील होंगे तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब चार्ज अगर मूविंग कंडीशन में होंगे तो कौन सा फील्ड जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर भाई मैग्नेटिक फील्ड है और इसको और तुमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम नेचर के होंगे तो रिपेल करेंगे, और अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। देखते हैं कैसे काम करता है। तो देखो, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल लाइंस। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को समांतर लाइनों से निरूपित करते हैं। ठीक है भाई, करती है। और एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है, और ये कितने एंगल से? थीटा एंगल पर है, और इसकी लेंथ कितनी है? एल लेंथ है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि माना कि एक धारावाही चालक तार जिसकी लंबाई एल है और जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया। चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर, मतलब लेट ए करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग लेंथ L and a cross section area is placed theta angle to the uniform magnetic field and contain capital N number of चार्ज, या बोले तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड दियर नंबर चार्ज डेंसिटी इज कैपिटल एन, स्मॉल एन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि माना कि एक धारावाही चालक तार जिसकी लंबाई L है तथा उसका क्षेत्रफल A है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है, जिसमें n आवेश उपस्थित है और उनका संख्या घनत्व स्मॉल n है। अब जब भी डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ चार्ज अपॉन इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर
चार्ज डेंसिटी, तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, नंबर चार्ज डेंसिटी स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैपिटल एन से और वी से। बोलो क्लियर है। तो ये आ गई नंबर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या आ जाएगा, कैपिटल एन बराबर, इसको इधर भेजा तो एन इंटू वी, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ चार्ज। लेकिन अपने को पता है ये कंडक्टर है, ये चालक तार है, तो आयतन क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। भाई इसकी लेंथ कितनी है, एल, इसका अब हाइट ना हाइट ना ब्रेड्थ, भाई दोनों ही नहीं है, तो क्या करोगे, देखो इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो L इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई तुम्हारा एरिया होता है, एरिया इंटू हाइट। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, क्या, एरिया मतलब क्षेत्रफल और ऊंचाई को मैं बोल सकता हूँ लंबाई। तो यहाँ पर एरिया कितना है, ए, और लंबाई कितनी है, एल। तो V बराबर A इंटू एल। क्या ये भी इसका वॉल्यूम हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है भाई, क्योंकि A क्रॉस सेक्शनल एरिया है और लंबाई कितनी है, L है। तो यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V बराबर एरिया इंटू लेंथ, जो कि मीटर क्यूब में होगा। तो यहाँ से इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर n की, n तो n है ही, और इसकी जगह आ जाएगा A इंटू एल। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक ओके, चलो बढ़िया, एन ए एल ये आ गया। अब भाई टोटल नंबर ऑफ चार्ज, कितना चार्ज होगा जो ये इस कंडक्टर से यहाँ तक ट्रांसमिट करेगा। तो मान लेते हैं कि Q चार्ज वो ये ट्रांसमिट करता है, यहाँ से कितना चार्ज ट्रांसमिट करेगा, Q, और Q बराबर क्या होता है, NE, अरे यही होता है चार्ज, जिसको हिंदी में बोले तो बोलते हैं आवेश, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है तुम्हारी, धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, धारा। तो इसको रब कर देते हैं। अब देखो, तो यहाँ से मेरे पास करंट आ जाएगी। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ द चार्ज फ्लो इन द टाइम t, कोई भी टाइम t पर मान लो कितना चार्ज फ्लो करेगा, मान लेते हैं Q चार्ज फ्लो करेगा टोटल, है ना। तो किसी समय में कुल आवेश प्रवाह, भाई आवेश कब फ्लो करेंगे, जब जितना चार्ज होगा, और Q बराबर क्या होता है, NE, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, कूलम। यहाँ n की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ चिपका सकते हैं, तो n की वैल्यू उठाई और इक्वेशन 3 में चिपकाई। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, तो देखो Q बराबर क्या हो जाएगा, NaLe, Q बराबर NaLe, इक्वेशन नंबर 4, यूनिट कूलम। ये Q आ गया। अब भाई Q तो आ गया सर, Q तो आ गया, क्लियर है, चलो बढ़िया बात है। अब किसी भी चार्ज, ये चार्ज होगा, मान लो यहाँ पर एक, ये बहुत सारे चार्ज है, वैसे अपन ले लो Q, ये Q चार्ज जब इधर फ्लो कर रहा है, ये Q चार्ज जब थीटा एंगल पर फ्लो कर रहा है, तो इसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, किसी भी Q चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स कितना वर्क करता है, Fm बराबर QVB साइन थीटा। याद हो तो मैग्नेटिक फोर्स Fm बराबर QV क्रॉस B, यही होता है तुम्हारा चुंबकीय बल, और इंग्लिश में बोले तो मैग्नेटिक फोर्स। तो किसी भी मूविंग चार्जेस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो Fm बराबर QV क्रॉस B होता है, और ये अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट खोलो तो QVB साइन थीटा, ये आ जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स
ऑन द मूविंग चार्ज इज, मतलब गतिशील आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल। मान लो कोई भी चार्ज मूविंग में है तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा, एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। भाई ये इक्वेशन तो सही है, लेकिन चार्ज जब कंडक्टर के अंदर मूव करता है, चार्ज जब कंडक्टर के अंदर मूव करता है तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहता है, वी डी, जिसे बोलते हो तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी में बोले तो बोलते हैं अपवाह चाल। तो कोई बात नहीं, यहाँ v की जगह क्या रख दो, वी डी रख दो। अरे क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई चार्ज है वो इसके अंदर पड़ा है और वो फ्लो कर रहा है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज किस वेलोसिटी से फ्लो करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, अब देखो यहाँ q की वैल्यू है, यहाँ पर q है, तो q को उठाया और इसके अंदर रख दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 तो चिपका देते हैं इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स q की वैल्यू है एन ए एल ई वी डी बी साइन थीटा, क्योंकि q की वैल्यू क्या है, एन ए एल ई, q की वैल्यू क्या है, एन ए एल ई, नंबर चार्ज डेंसिटी, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये अपने को पता है, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो इसको मैं रीअरेंज करता हूँ इस फॉर्मूले को थोड़ा। द मैग्नेटिक फोर्स एन ई ए वी डी और ये हो जाएगा एल बी साइन थीटा, क्योंकि अगर कंडक्टर की लेंथ इधर है, बी इधर है, तो जो एंगल है थीटा वो एल और बी के बीच का है कि नहीं है। और ये एन ए एल ई एक ऐसी क्वांटिटी बन रही है जो अपन ने डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 5। तो देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम चैप्टर 5 रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी एंड करंट। तो I बराबर एन ई ए वी डी, कुछ कुछ बुकों में तुम्हें वी डी ई एन ए वीना, तो कैसे भी लिख दो, एक कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये पूरा का पूरा तुम्हारा I बन जाता है। और करंट अपने पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट यहाँ पर फोर्स के लिए कांस्टेंट की तरह वर्क करेगी। तो I और ये हो गया आई एल बी साइन थीटा। और इस एल बी साइन थीटा को अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट की बात करूं, अगर मैं सदिश गुणनफल की बात करूं, वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल की बात करते हैं, तो बेटा ए क्रॉस बी बराबर हो जाता है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिखा है, एल बी साइन थीटा, तो एल बी साइन थीटा क्या हो जाएगा, एल क्रॉस बी होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हो जाता है आई एल क्रॉस बी। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्मूला, एफ बराबर आई एल क्रॉस बी। और इसको अगर पूरा लिखे तो आई एल बी साइन थीटा और इक्वेशन नंबर 6 और फोर्स की यूनिट न्यूटन। तो ये जो इक्वेशन 6 है ये किसके ऊपर फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जिसको अपन ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर रख दिया उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है और जिसकी लेंथ एल है और उसे बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा। और अगर वेक्टर फॉर्म में बोले तो आई एल क्रॉस बी। बोलो ये क्लियर है या नहीं है, यहां तक सबको ओके है, क्लियर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको एक बार पढ़ना। ओके, आगे बढ़े। हाँ, तो मैं ये रफ कर रहा हूं।
अब देखो इसके कुछ केस करते हैं कि किस केस में कैसे होगा। तो केस 1, व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री। ये थीटा बराबर 0 मतलब ये यहाँ पर है कि मतलब L और B के बीच का कोण 0 है, मतलब L इज पैरेलल टू B, तभी तो थीटा 0 होगा। मतलब जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रखा गया, जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रखा गया, तो साइन थीटा ही काम करेगा। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, ठीक है, क्या काम करेगा भाई? Fm बराबर I/L/B साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0, तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 न्यूटन। मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रखते हैं तो उस कंडक्टर पर कोई मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा, ध्यान रखना है। केस 2, व्हेन L एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब L और B एक दूसरे के लंबवत है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। और अपने को पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। तो Fm I/L/B साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या रखेंगे? 1। तो क्या हो जाएगा? I/L/B, और दैट इज द मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। तो अधिकतम चुंबकीय बल, मतलब अधिकतम चुंबकीय बल ये कार्य करेगा। भाई कितना मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर सकता है? इतना मैग्नेटिक फोर्स वर्क कब कर सकता है? जब ये जो L है ये B के क्या रहे? परपेंडिकुलर। अगर B इधर है तो कंडक्टर कैसे रहना चाहिए? ऐसे, तभी इसके ऊपर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा। और कितना करेगा? I/L/B। कितना करेगा? I/L/B। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर। तो ये दो केस तुम्हें आने चाहिए। और यहां पर अब तुम बोलोगे सर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे लेंगे? तो देखो डायरेक्शन के भी दो रूल है, क्योंकि अपना एक तो एवरग्रीन रूल वही कि L की तरफ, भाई ये यहां पर कैसे निकालते थे? जो नई क्वांटिटी होती थी C, याद हो तो कुछ 11th क्लास में थोड़ा डिस्कस करा होगा कि A की तरफ उंगलियां रखने, राइट हैंड को इस तरीके से स्प्रेड करो कि जो उंगलियां हैं वो A की तरफ रहे और जो उंगलियों को मोड़े वो B की तरफ मोड़े। तो जो अंगूठा है ना तुम्हारा, जो थंब है, वो C की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो अब सोचो L B की ओर मोड़ना, तो जो अंगूठा होगा वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। कैसे करेगा वो देखते हैं, ठीक है, रफ कर देते हैं इसको। अब देखो बात करते हैं कैसे। सबसे पहले इसमें आता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? सिंपल बता रहा हूँ तुम्हें। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि तुम्हारा थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, मतलब अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार रखो, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखो। ऑल these are put in perpendicular to each other, so their index finger are represented the direction of the magnetic field, middle finger are in the direction of current, so thumb is represent the direction of the magnetic force on the current carrying conductor। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। अब बात करते हैं कि सर एक ही रूल थोड़ी है, और भी तो होगा। एक राइट हैंड रूल भी है जिसे राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? राइट हैंड पाम रूल। इसमें क्या होता है कि अगर राइट हैंड को इस प्रकार स्प्रेड करो, ये कर दिया भाई स्प्रेड, राइट हैंड को इस प्रकार स्प्रेड करा कि जो उंगलियां हैं तुम्हारी, जो फिंगर्स है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, ठीक है, और जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में हो। तो
जो इन दोनों का जो परपेंडिकुलर होता है, मतलब जो पाम का जो परपेंडिकुलर है, जो पाम का परपेंडिकुलर है, जो पाम का लंबवत दिशा है, वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। हो सकता है तुम्हारे ये दिमाग में घूम रहा होगा सर क्या चल रहा है, अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, तो एग्जाम्पल देखते हैं। ज़्यादा देखो, इसको इस तरीके से समझना कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तुम्हें दो चीज़ें दे रखी हैं। एक करंट है जो बाहर की ओर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की ओर है, बी। तो मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की ओर और करंट है डॉट, मतलब बाहर की ओर। अब देखो, ये जहाँ करंट की डायरेक्शन होगी, ध्यान रखना, वही एल होगा। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो एल होगा, मतलब एल की तरफ तुम्हें उंगलियां रखनी है। देखो, इसको पहले तो अपना एवरग्रीन फॉर्मूला, एल की तरफ उंगलियां रख दी। अब मोड़नी की तरफ बी की तरफ, बी की तरफ तुम्हारा इस डायरेक्शन में, तो क्या आराम से मुड़ रही है, आराम से मुड़ रही है, मुड़ रही है। तो अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। ऊपर मतलब किस दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये जो अंगूठा जा रहा है, ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। तो देखो करो, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। अपन दूसरा वाला रूल लगाओ सर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी तो पढ़ाया आपने, ठीक है। अब इसको याद रखने का, एफ बी आई, एफ बी आई, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, एफ बी आई, क्लियर। तो सबसे पहले इंडेक्स फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, ओके। करंट बाहर आ रहा तो करंट को रिप्रेजेंट करिए, तो अंगूठा किधर है, ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है ये अपना रूल, इजी, मतलब। पर तुम्हें मैं बोल रहा हूँ राइट हैंड ज़्यादा प्रेफर करना। अब देखो, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल या दक्षिण हस्त का हथेली नियम, ठीक है। दाहिने हाथ के हथेली का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, हथेली मतलब ये पाम। अब देखो इसमें कैसे कि दाहिने हाथ को इस प्रकार से स्प्रेड कर लिया, तो जो उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में है। क्या करंट की डायरेक्शन में लग रहा है अंगूठा, नहीं है, क्योंकि करंट बाहर निकल रही है। करंट कहाँ निकल रही है, बाहर की ओर निकल रही है। तो इस हैंड को, ये वाला अंगूठा बाहर की ओर निकलना चाहिए, बोलो निकला कि नहीं निकला। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है उंगलियां, ये करंट की डायरेक्शन में। तो पाम के परपेंडिकुलर, पाम का परपेंडिकुलर किधर है, ऊपर, पाम का परपेंडिकुलर किधर है, ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर है, ऊपर। क्लियर है नहीं है, ये होता है राइट हैंड पाम रूल। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब जो करंट तो इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड इस और डायरेक्शन में, बी। अब देखो, अपना ये वाला फॉर्मूला किधर करता है कि एल की तरफ उंगलियां रखो और बी की ओर मोड़ो। सर मुड़ ही नहीं रही है, अरे भाई तोड़ने का थोड़े, हाथ तो घुमा सकते हैं अपन ऐसे, अब भी नहीं घूम रहा है ऐसे, हाँ क्या अब मुड़ रही है, देख बी नीचे, आराम से मुड़ रही है, नहीं मुड़ रही है। तो अंगूठा किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, ईस्ट डायरेक्शन, पूरब दिशा, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा, चुंबकीय बल कार्य करेगा। देखो लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई, उंगली ये वाली इंडेक्स फिंगर बी की डायरेक्शन में, बी। ये वाला करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। ये भी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, ये करंट की डायरेक्शन में। अंगूठा किधर, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अंगूठा किधर आ रहा है, ईस्ट की ओर। बोल क्लियर है, ये भी ओके। तीसरा राइट हैंड पाम रूल। तो अभी अब बेटा लाइट चली गई है, तो ये डिस्कस अपन अगली बार भी कर सकते हैं। ओके, आज के लिए थैंक यू।